सर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रुप 1 है सीए फाइनल का, उसमें 3 ही पेपर हैं और ये जो पेपर नंबर 2 है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यहाँ पर दोस्तों हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि बच्चे यहाँ पर इसको ओवर कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और समझते हैं कि तो बहुत ही आसान पेपर है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते। बट वहीं आईसीआई आपके साथ गेम खेल जाता है और वहीं इसी पेपर की वजह से आपका अटेम्प्ट भी रुकता है। तो एफआर और ऑडिट के साथ साथ आपको इसको भी कैसे पावर अप रखना है, ये मैं बात करने जा रहा हूं। तो व्हाट शुड बी द रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर दिस पेपर। सर बिना टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं आगे और देखते हैं सर हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। किसके लिए? मैंने कहा सर ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं अपने एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, एक गोल्डन रूल दे रहा हूं जो आपको इस पेपर में तो लगाना ही है, बाकी और पेपर्स में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या है वो गोल्डन रूल? तो मैंने कहा सर गोल्डन रूल मैंने पहले भी बात किया है, ये मेरा एक छोटा सा सीक्रेट फॉर्मूला है, दैट इज CPR। क्या है ये? कंसेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अब सर कंसेप्ट में क्या, प्रैक्टिस में क्या और रिवीजन में क्या क्या बातें हैं, आइए मैं आपको फटाफट से बताऊं। तो मैंने कहा सर सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट्स की बात करें तो यहां पर आपको रीड करने हैं अपने कंसेप्ट्स फ्रॉम द नोट्स जो अपने क्लासेस के दौरान बनाए होंगे, और उसी के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड भी करना है, समझना बहुत जरूरी है कंसेप्ट को, ठीक है। कंसेप्ट पता होने में और उसके एप्लीकेशन में बहुत फर्क होता है। एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है, ये आप कैसे बताएंगे कि आपको कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। तो दैट इज एप्लीकेशन पार्ट, और ये एप्लीकेशन पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अपने गोल्डन रूल के पार्ट नंबर 2 पे, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी डिफिकल्टी के लेवल पे कैटेगरी A, B, C या इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को मार्क करें, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे करेंगे तो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट वाले अब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, वेरी इंपॉर्टेंट में से भी कुछ क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में चले गए और कुछ चीजें हट जाएंगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस आपको अब प्रैक्टिस करना है। रिवीजन में पूरा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो आपने कैटेगरी A और B में मार्क किए होंगे, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं सर इस गोल्डन रूल का जो पार्ट नंबर 3 है उसमें आपने क्या लिखा है। तो मैंने कहा सर रेगुलर रिवीजन करते रहना है, थ्योरी का भी और कंसेप्ट्स का भी। दोस्तों आप एक बात जरूर से याद रख लीजिए कि एक दिन थ्योरी पढ़कर आप एग्जाम में जाकर उस थ्योरी को लिख आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, चाहे आप इंटर का पेपर दे रहे हो और यहां तो फाइनल की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको लगातार एफर्ट देना होगा थ्योरी में भी, क्योंकि अब MCQs आ गए हैं और थ्योरी पूछने की जो लिबर्टी है आईसीआई के पास अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थ्योरी पे एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स, ठीक है। चलिए तो हमने गोल्डन रूल की बात तो कर ली। सर ये गोल्डन रूल मतलब क्या है? मैंने कहा सर ये गोल्डन रूल से ही आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो कैसे कैसे रिवीजन करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब किस किस चीज का रिवीजन करना है ये हम बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर भी दोस्तों दो तरीके के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, एक जिन्होंने AFM का पहला रीडिंग या पहला फर्स्ट टाइम जो अंडरस्टैंडिंग था वो ले चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो उनको कैसे करना है। और दूसरे बच्चे वो हैं जो अभी भी AFM को पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको क्या करना है अपने पेपर के लिए, मैं उन दोनों के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो पहला केस मैंने लिया है यहां पर किसका? तो मैंने कहा सर हमारे पास केस है, केस नंबर 1, स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना AFM एक बार कंप्लीट कर लिया है, वंस दे हैव कंप्लीटेड AFM, ठीक है। तो यहां पर आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी में दे रहा हूं, यहां पर प्रायोरिटी सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला आपका जो सेट नंबर 1 आएगा जिसमें आपके 3 चैप्टर्स आ जाएंगे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इसी के साथ साथ सिक्योरिटी एनालिसिस के। ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतना करने पर ही आपको मिनिमम 20 से 25 मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा, ठीक है ना। आप अहेड हो जाएंगे पेपर में और ये बहुत इजी है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस बॉन्ड वैल्यूएशन वाला पार्ट जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर आता है वो थोड़ा क्रिटिकल है, उसको जरूर से अच्छे से करना है और इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, खासकर बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजंस, ठीक है ना।
ये वाले टॉपिक्स आपको जरूर से करने हैं। इसमें एक और टॉपिक आ जाता है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, तो वो टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से करना है, ये करके जाना है। इसके बाद अपना सेट नंबर 2, अब ये एकदम रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने इनको एक सेट में बांधा है। कौन कौन सा टॉपिक्स हैं ये, तो हमने कहा सर फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाएगा, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा। तो तीनों इंटर रिलेटेड हैं, तीनों में करेंसी एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट रिस्क की हेजिंग जो कॉमन मेथड्स हैं वही अप्लाई होते हैं, जैसे फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, ठीक है, तो वो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर सिंपल कन्वर्जन ऑफ करेंसी और विथ होल्डिंग टैक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये सिंपल कैपिटल बजटिंग की तरह क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान है, आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आइए, अब हम आते हैं यहां पर डेरिवेटिव्स में। दोस्तों आपको डेरिवेटिव्स का मैं छोटा सा आपको इंट्रो दे दूं यहां पर कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सर यहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है ना। ऑप्शंस में भी ऑप्शन वैल्यू को निकालने के जो मेथड्स हैं, जैसे रिस्क न्यूट्रल मेथड हो गया, बाइनोमियल मेथड हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको फोकस रखनी होंगी। इसके बाद जो ब्लैक स्कॉल्स मॉडल है वो तो होता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, ये तो बात हो गई। इसके बाद कभी कभी पे ऑफ निकालने के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इन सारी चीजों को भी आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद आती है बारी फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स में थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस निकालने का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आईसीआई के द्वारा, आपको वो क्वेश्चन जरूर से करने हैं, और खासकर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चंस आपको जरूर से करके जाने हैं, ठीक है ना। नवंबर 23 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चंस हैं और जो करेंसी फ्यूचर्स के साथ रिलेटेड टॉपिक है, इसके अंदर वो भी आपको जरूर से करके जाना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो डेरिवेटिव्स में ज्यादातर आपको ऑप्शन और फ्यूचर्स का ही क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क वाला वहां पे कवर हो ही जाता है। रो, वेगा और थीटा, ये जो हमारे डेरिवेटिव ग्रीक्स माने जाते हैं, इनको भी जरूर से थ्योरी में कवर करके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए इसके आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड का टॉपिक बहुत आसान है और आपको बड़े ही अच्छे नंबर देके जाता है, मिनिमम 5 से 10 नंबर का पेपर यहां से निकल जाता है, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं। आपको एडवांस कैपिटल बजटिंग एकदम बच्चों वाला लगेगा, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी सीए इंटर में किया हुआ है, ठीक है ना। सीए इंटरमीडिएट में आप लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, यहाँ पर वेरिएंस का कैलकुलेशन, यही सब चीजें हैं, बहुत ईजी है, आप इसको फटाफट से कर लीजिएगा। लास्ट में, एकदम लास्ट में आपको बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर एंड एक्विजिशन वाले कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जो हैं, ठीक है ना। मैं इनको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एंड देयरफॉर इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड कि कौन सा टाइप याद रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहां पर भी कंसेप्ट के पीछे भागिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, ये देखने की कोशिश मत करिए कि ये क्वेश्चन ऐसा आया तो हमें ऐसा करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट के पीछे जाएंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, और बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशन एकदम एंड में करना है, सबसे पहले नहीं करना है, ठीक। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने उन बच्चों के लिए बात करी है रिवीजन स्ट्रैटेजी को लेकर कि आपने अगर अपना एएफएम एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब हम आते हैं उन बच्चों के ऊपर जो अभी अपना एएफएम पढ़ ही रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे आर प्रिपेयरिंग, ठीक। तो इनको क्या क्या करना है, तो मैंने कहा सर इनको सबसे पहले जो सीक्वेंस होने वाला है रिवीजन ऑफ चैप्टर्स का, वो जो मैंने लिखा है उनके लिए भी सेम होने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब वो अपना एएफएम पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद जब वो रिवीजन करेंगे तो सीक्वेंस आपको वही फॉलो करना है जो मैंने केस 1 के बच्चों के लिए बताया है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे आते हैं। सर इसके बाद हमने कहा कि आपको सबसे पहले कंसेप्ट्स पूरे करने हैं, सारे सिलेबस 100% सिलेबस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आधा ही सिलेबस छोड़ दीजिए और उसके रिवीजन करते रहिए, नहीं, रिवीजन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है कि आप अपने नोट्स बनाना मत भूलें, ठीक है ना। तो अपने नोट्स बनाना मत भूलें, क्योंकि ये 1.5 डेज में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आप बेहतर रिटेन कर पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था, और जो आप पढ़ रहे हैं उसका डेली रिवीजन भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यही मैं कह रहा हूं, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन जो आप पूरे सिलेबस का एक साथ कर रहे हैं, और एक जो डेली पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी आपको करना है। ये दोनों बातें थोड़ी डिफरेंट हैं, बट इनको दोनों को कैरी आउट करना साथ में जरूरी होगा,
ठीक है ना। चलिए, अब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन बैंक में आपकी ये ड्यूटी बनती है कि कैटेगरी ए बी सी या फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वॉट एवर सूट्स यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, और जब आप फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करेंगे तो आपको सिर्फ इसमें ए और बी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को ही रिवाइज करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां दोस्तों हम लोगों ने अपनी बात कर ली है उन बच्चों के लिए भी जो केस 2 में फॉल कर रहे हैं, दैट इज जो अभी एएफएम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सर, यहां मैंने आपको बताया कि रिवीजन स्ट्रेटजी आपको कैसे प्लान आउट करनी है। यहां पर मैंने आपको यह भी बताया कि आपको रिवीजन के सीक्वेंस क्या रखनी है चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए, आई होप आप जब इस रिवीजन स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो आपको यह लगेगा कि जो पेपर के ऊपर होल्ड है, पेपर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छे से आ रहा है। और मैं आपको एडवाइस करूं कि आपको एएफएम को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। कभी कभी आईसीएआई यहां पर बहुत ज्यादा हार्ड पेपर पूछ के बच्चों को फंसा देती है, ठीक है। चलिए सर, अगर आपको एएफएम की क्लासेस चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, और वो भी बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो आप escholars.in पर जाकर अपने आप को एएफएम के लाइव बैच में एनरोल करवा सकते हैं। सर, इसी तरह अगर आपको एफआरसीए फाइनल और डीटीसीए फाइनल के भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही हो, या आपको पढ़ने का मन है जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए और अच्छी क्वालिटी के चाहिए, तो वही आप फिर से www.escholars.in पर जाकर अपने आप को इन कोर्सेज में एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स एनरोल करवा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, विद दिस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।